हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग कंटिन्यू आपकी तैयारी बरकरार रख रहे होंगे और अपनी तैयारी है तो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। भी आपकी क्लास रेगुलर लगना स्टार्ट हो गई भाई, बीच में बंद हुई थी, इसके लिए आपसे हमने माफ़ी मांगी थी। आई होप कि आपने वो मजबूरी हमारी समझी होगी कि अगर परिस्थितियों से हम गुजरे हैं। लास्ट टाइम हमने आपसे कहा था कि हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। नया टॉपिक हमारा है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। आज इसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं भाई। ठीक है ना? सारे लोग एक बार तो सबसे पहले इसको शेयर कर दो भाई, आपके यार दोस्त जो भी है सबके पास इसे शेयर कर दो, ठीक है ना? फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है? करो एक बार थोड़ा। कर रहे हो ना शेयर? चलें भाई। अच्छा, उससे पहले अगर कोई आपका यार दोस्त है तो भाई उससे बता दो आप कि अपना जो जीके का है वह चैनल आपका ऐसा कौन सा है। जीके भाई राजेंद्र सर के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है। और आपके जितने भी यार दोस्त हैं सबको बताओ कि भाई इससे जुड़ो। ठीक है? इसमें आपको ओवरऑल जो जीके है वो मिलने वाली है सेंटर की सारी के सारी। ठीक है? हिस्ट्री और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के साथ साथ जीएसबी जो आपसे वादा किया है कि जीएसबी हम करवाएंगे, तो जीएसबी साथ में हो जाएगा आपका। जर्नल जो साइंस है वो भी हम यहाँ पर कराने वाले हैं। अभी आपकी जो मैराथन चल रही है भाई, ठीक, आपको जो फर्स्ट क्लास है उसमें हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं कि किन किन एग्जामों के लिए हम टारगेट लेके इसको चल रहे हैं। ठीक, वो तो हो गया। और तो कुछ नया है जैसे एसएससी रेलवे, उसके बाद में मैराथन लेके आने वाले हैं। जो कुछ भी हमने वो फर्स्ट डे क्लास में आपकी बात कर ली है उसमें हम जाइए, उसको देखिए आप। इसकी प्ले लिस्ट हमने बनवा दी गई, तो प्ले लिस्ट में भी आप जाके चेक कर सकते हो। प्ले लिस्ट में वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। क्लासेस ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 क्लासेस वहाँ पर आपको मिल। वहाँ पहली क्लास में सारा सब कुछ आपको बता रखा है कि भाई कौन कौन सी क्लास के लिए ये हमारी मैराथन है, किसके फायदा है और कौन सी क्लासेस कब कब चलने वाली है। अभी हम जीके का पोर्शन करने वाले हैं। बार बार बच्चों को मैं देख रहा हूँ कमेंट आ रहे हैं, तो सर वो बोल रहे हैं कि सर हमें साइंस करवा दो आप। साइंस में हमें काफ़ी सारी दिक्कत आने वाली है, साइंस के लिए वो बोल रहे भाई। ठीक है? साइंस भी कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जैसे कि ये जो खत्म हो जाए तो उसके बाद हम साइंस भी स्टार्ट कर देंगे। कि पॉलिटी हिस्ट्री बाद में देखेंगे, पहले जीके। क्यों? क्योंकि कुछ हैं जिनको अभी सर बोल रहे कि हमें एग्जाम है तो वो करवा दो। अभी मैं कोशिश करने वाला हूँ कि आपको ज़्यादा नहीं तो एक दिन में लगभग 2 क्लास आपको प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है? चलते हैं भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बातें हमारी बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद न करके हम टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक है आज हमारा क्या? आपका वायुमंडल। क्या? वायुमंडल। सबसे पहले दिमाग में ये आता है वायुमंडल क्या है। देखो शब्द में लिख रहा है वायु और साथ में मंडल। वायु का ये कुछ ऐसा मंडल घना आवरण है जिसमें आपके अंदर गैसें पाई जा रही है, वायु पाई जा रही है। उसी को हम बोलते हैं वायुमंडल। जैसे कि आपके हम बात करें, जैसे कि आपके ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, नियोन है, हाइड्रोजन है, हीलियम। ये सभी गैस आपके से मिलकर जो बना आवरण है, पृथ्वी के चारों तरफ जो आवरण है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसी में देखें क्या परिभाषा इसकी है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का घना आवरण ये वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल का अधिकांश भाग आपका 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या है? देखो, एक तो हो गई नाइट्रोजन आपकी और एक प्लस में हो गई आपकी ऑक्सीजन। इसके ये कहने ये चाह रहा है कि इन दोनों से ही हमारा वायुमंडल का 99% बना हुआ है। अर्थात इसका मतलब ये है कि इन दोनों गैसों का रेशो सबसे ज्यादा पाया जा रहा है इसमें वायुमंडल में। यानी जितनी भी ओवरऑल गैस है उनमें इन दोनों गैसों को रेशो क्या है ज्यादा। जैसे कि आप सभी को पता है भाई, ये कितना परसेंट पाई जा रही है आपके? 78%। कितना परसेंट है भाई? 78% लिखा हुआ है। ये कितना परसेंट है? 21% है। को जोड़ेंगे तो लगभग कितना परसेंट आ जाएगा भाई? 99% यानी 99%। 1% में बची हुई छोटी मोटी जितनी भी गैस है वो सारी आ जाती है। यानी और हम बात करें तो यही दो गैस है जिस जो सबसे ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया कौन से गैस पर? आपकी नाइट्रोजन गैस की हम बात करने वाले हैं। नाइट्रोजन गैस की हम बात करने वाले हैं आपके। नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस क्या भाई? सबसे पहली बात तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है कौन सी गैस भाई? आपकी नाइट्रोजन गैस। और क्या काम करती है सर? नाइट्रोजन जो गैस है, जो भी पवनें चलती है, आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो, आपको पसीना वगैरह आ रहा है, तो जैसे या फिर नहीं महसूस होती है, हमारी बॉडी का टच होती है, तो हम कहते हैं कि वायु चल रही है। वो भी महसूस होती है किससे? आपके नाइट्रोजन गैस से। यहाँ तक कि आपका जो प्रकाश का परावर्तन होता है, उस प्रकाश के परावर्तन में भी नाइट्रोजन गैस का योगदान रहता है। एक सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें, जो पेड़ पौधे होते हैं
क्या होते हैं? पेड़ पौधे। उन पेड़ पौधों में नाइट्रोजन का कार्य करती है आपकी, सॉरी, प्रोटीन का कार्य करती है नाइट्रोजन गैस। जैसे कि किसी भी चीज को विकास वृद्धि के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, इन्हीं तत्वों में एक है आपका नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो गैस है वो पेड़ पौधों के लिए भी, ये कुछ भी बड़े पेड़ पौधे तो वायुमंडल से ले लेते हैं, ऐसे होते हैं जैसे कि हमारी फसलों के अंदर पेड़ पौधे होते हैं, वो हम रासायनिक खाद के थ्रू हम देते हैं। तो आपने देखा होगा रासायनिक खाद के ऊपर N2 लिखा होता है, लगभग 46% या 47% के आसपास वो रहता है, तो उसमें आपने देखा होगा वो। तो हम पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का वो कार्य करती है, कौन सी गैस? आपकी नाइट्रोजन गैस। एक काम और यहाँ इसके क्या करती है कि जो आग होती है ना, आग, उस आग पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। कौन सी गैस करती है? आपकी नाइट्रोजन गैस। देखो, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस तो आग को जलाने का काम करती है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती, यानी ईंधन को जो जलेगी ऑक्सीजन। नाइट्रोजन क्या करती है? उसको जलाएगी लेकिन लिमिटेड स्पीड से, मतलब अगर नाइट्रोजन गैस नहीं हो तो जितनी भी ईंधन है, वस्तुएं बड़ी तीव्र गति से जलेंगी। तो रोक के रखती है कि रोक लिया, कि वो बोलती है भाई आप जलिए, लेकिन थोड़ा कम कम स्लो स्लो स्पीड जलिए, यानी कंट्रोल रखती है नाइट्रोजन गैस। यानी दबाव, वायुमंडलीय दबाव महसूस होता है हमें किसकी गैस के? वायुमंडल गैस के कारण। वायुमंडल दबाव दबदाब रख के रखती है आग पर, तो नियंत्रण रखती है कौन सी? आपकी नाइट्रोजन गैस। अब अब आ गई कि भाई आग को कौन जलाने जलने नहीं देती? CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तीन बातें हैं, आग को जलाती है O2 गैस, कंट्रोल यानी नियंत्रण रखती है नाइट्रोजन गैस, और आग को बुझा देती है, बिल्कुल खत्म करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए भाई इसमें क्या क्या है। पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का कार्य करती है, अभी समझ लिया भाई। सर्वाधिक मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है आपकी, भाई सर्वाधिक सर्वाधिक पाई जा रही है भाई, याद रखना। सर्वाधिक वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में आपके मेच्योर मात्रा में जो पाई जाती है आपके नाइट्रोजन गैस पाई जा रही है। आग पर नियंत्रण रखती है, कंट्रोल रखती है, वस्तु को जलने दे देती है लेकिन कंट्रोल उस पर रखती है, सीमित मात्रा में जलने देती है। वायुमंडलीय दाब महसूस होता है भाई, तो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो महसूस करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं? आपकी कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस के कारण ही करते हैं भाई। ठीक है जी। अच्छा, ये चलते हैं। क्या आपको पता चल गया भाई? यूट्यूब चैनल है जीके भाई राजेंद्र सर के नाम से, तो आपके यार दोस्त है वो आपको शेयर करिए और बताइए उनको भाई। आगे है ऑक्सीजन गैस। कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे पहले बात करें तो भाई क्या काम आती है? सबसे पहले कि हमें जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अगर ऑक्सीजन गैस थी तो भैया हम लोग मर जाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं प्राणवायु या जीवनदायिनी। इसी की वजह से हम जीवित है, अगर ये गैस नहीं हो तो व्यक्ति मर जाएगा, जीवित नहीं रहेगा। दूसरी बात, आग जलाने में भाई कौन सी काम देती है? यही। श्वसन क्रिया में हमारे काम आती है, कौन सी गैस आती है बेटा? आपकी ऑक्सीजन गैस। परसेंटेज की मात्रा की हम पहले ही बात कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, श्वसन क्रिया में काम आती है, ठीक है, श्वसन बाहर लेते हैं, भाई ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो श्वसन क्रिया में आ रही है, तो इसी की वजह से जीवित है, तो यहाँ पर बोल दिया प्राणवायु है, जीवनदायिनी गैस होती है। आग जलाने में सहायक है, क्योंकि इसके बिना कोई भी ईंधन जल नहीं सकता। ईंधन बोल दे, आग बोल दे भाई, कोई भी अगर ईंधन जलेगा तो आग के रूप में ही जलेगा, तो उसी को बोलेंगे ईंधन जलाने के लिए काम आती है। अबे आर्गन, ये तो सभी प्रत्येक बच्चे बच्चे को पता है भाई, आर्गन गैस। वायुमंडल में, एटमोस्फेयर में आपके एकमात्र आर्गन गैस है जो भैया अकरिय गैस है। कैसी गैस है? अकरिय गैस, जो पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वो भाई कितनी है आपके भैया? 93%। कई कई बुकों में 94 भी लिखा हुआ होता है। किसके लिए? आपके भैया के लिए, सॉरी, आपके आर्गन गैस के लिए, क्योंकि हमने भी वही लिखा है 94.94। तो 93 या 94 आ जाए तो कोई दिक्कत वाली ज्यादा बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए 93 के आसपास होता है। लेकिन कुछ चीजों में आपके एग्जामिनर में अग्निवीर जैसे हो गया या नेवी वगैरह हो गया, ट्रेकमैन हो गया, तो इन्हीं में लगभग 94 के आसपास इसको माना एक दो बार, तो हमने भी वही आपके सामने रखा है कि 94। लेकिन आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना, अगर दोनों तो आपको एक साथ मिलेंगे नहीं, तो या तो ये मिलेगा या वो मिलेगा, तो ज्यादातर आपको यही मिलेगा भाई, एग्जामों में यही रहता है। बट एग्जामिनर काफी बार ये भी कर देता है थोड़ा, भाई वो भी ये सोचता है कि बच्चा कितना माइंडली तौर पर सोच पा रहा है या रट रटा के आया है, वो भी कर सकता है। एकमात्र अकरिय गैस जो किस पे पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है अकरिय गैस। अकरिय गैस वो होती है जो किसी के भी साथ क्रिया नहीं करती है। आपके पीरियोडिक टेबल में आपके 18 वर्ग जो होता है, उस 18 वर्ग में ये आपके अकरिय गैस पाई जाती है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आर्गन के। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम सभी जानते हैं,
कि श्वसन क्रिया में हमेशा जो गैस निकलती है वो हमेशा निकलती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम बाहर जब निकालते हैं तो वही गैस आपके यहाँ पर निकलती है। और क्या काम करती है भाई? आग को बुझाने का काम करती है। अभी हमने जाना भाई, आग जो बुझाया जाता है, आग जो बुझाया जाता है वो किसके द्वारा बुझाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बुझाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक काम और करती है, तापमान बढ़ाने में सहायक है भाई। CO2 गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो तापमान इंक्रीज करने में भी बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। तो इसी गैस को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस भी कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस भी इसी को कहा जाता है। ग्रीन इफेक्ट गैस जो होती है उसमें इसको यूज किया जाता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। CO2 गैस जो होती है इसको पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाने में काम में लेते हैं। भोजन, पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं ना, भोजन पेड़ पौधे, इसी को काम में लेते हैं। अब ये मत छोड़ना कि सर पेड़ पौधे लेते हैं श्वसन क्रिया में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ना भाई वो गलत है। पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में हमेशा हमेशा ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो याद लेना, जो भी पृथ्वी पर ऑल लिविंग्स मतलब है सजी, जितने भी सजीव है, जितने भी प्राणी जिंदे जो श्वसन क्रिया करते हैं वो हमेशा श्वसन क्रिया में O2 गैस लेते हैं। अगर कोई CO2 बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेंगे बेटा मर जाएगा वो जीव। इसलिए हमेशा ऑक्सीजन गैस ही काम में ली जाती है। किसमें? श्वसन की बात कर रहा हूं यहाँ पर भाई, याद रखना किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? बात कर रहे हैं श्वसन की। तो पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ तुम्हारे क्या काम करते हैं? CO2 को भैया भोजन बनाने में काम में लिया जाता है, आग बुझाने में, ग्रीन हाउस प्रभाव में, ये सारे काम में ली जाती है भाई। ठीक है, देखो भाई क्या क्या काम आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03% पाई जाती है, यानी कार्बन की मात्रा, ये कार्बन की मात्रा एटमोस्फेयर में पाई जा रही है बेटा। किस में पाई जा रही है? एटमोस्फेयर में। लेकिन अगर इसी कार्बन की मात्रा को अगर हम पृथ्वी में बात करें, पृथ्वी पे पाई जाती है कितना परसेंट? ये भाई 0.02% पाई जाती है पृथ्वी पर, जबकि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.03% पाई जाती है। और एक चीज के लिए मैं कह दूं, इतनी कम परसेंट है उसके बावजूद भी कार्बन की जो वस्तुएं हैं वो सबसे ज्यादा पाई जाती है पृथ्वी पर, कार्बन की बनी हुई, इतना कम परसेंटेज होने के बावजूद भी। अच्छा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या फायदा भाई? आग बुझाने में सहायक है। फर्स्ट लाइन यही शुरू में जाना है भाई। वायुमंडल में उपस्थित सबसे भारी गैस, ये बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन, ऐसे समझना। भारी गैस से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे भारी गैस वायुमंडल में कौन सी है, तो हमें नाम देना है CO2। वायुमंडल में उपस्थित जो प्रेजेंट होती है उस गैस की हम बात कर रहे हैं बेटा। इसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट वाले की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में सबसे भारी गैस होगी CO2 गैस। कौन सी? CO2। ये उपस्थित है एटमोस्फियर में, दिमाग में बैठा लेना, ये उपस्थित है। क्या है? उपस्थित, प्रेजेंट में। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा जो वायुमंडल में उपस्थित नहीं है फिर भी भारी गैस है, वो है आपकी रेडोन गैस, जो कि चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, बता चुके हैं, रेडोन गैस। और ये वायुमंडल में कैसी होती है? अनुपस्थित होती है बेटा। कैसी होती है? अनुपस्थिति होती है इसकी, ये मतलब ये पाई नहीं जाती वायुमंडल में। अरे फिर कैसे होती है? जब आपकी भूकंप आए, जब आपकी ज्वालामुखी आए, तो हमारी पृथ्वी से बाहर निकलती है ये रेडोन गैस। तो रेडोन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये सबसे भारी गैस में आ जाती है रेडोन गैस। गैस रेडोन गैस, ठीक है। CFC व CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में इन गैसों को काम में लिया जाता है, तापमान बढ़ाने में सहायक है, जो कि आपको बता दिया गया है। तो ये है आपकी कौन सी गैस? CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो तीन चार गैसों के हमने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गई, आर्गन आपके हो गई है, आर्गन ही, हाँ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अगली गैस हम लेते हैं बेटा, कौन सी? आपकी ओजोन गैस। कौन सी गैस? ओजोन गैस। तो एक बार इसको समझना, इधर देखने के बजाय, इधर देखो भाई, इधर इधर देखने के बजाय एक बार इधर देखो, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इधर देखने के बजाय सारे मेरे दोस्त इधर देखेंगे, बड़े प्यार से देखना। ये आपकी भाई क्या है? पृथ्वी है, देखो ये आपकी पृथ्वी है, आप सभी जानते हो बहुत अच्छे से, ग्लोब आपने देखा होगा ऐसे बना हुआ था। ये आपकी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, आवरण। क्या पाया जाता है बेटा? आवरण होता है, और गैसों का आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। ऐसा गैसों का आवरण चारों तरफ होता है, ऐसे बना हुआ था, ऐसे। क्या होता है? ऐसे गैस, ऐसे लेयर बनी होती है। इन लेयर को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। अभी फिलहाल के लिए मैं इतना बना रहा हूं, इतना बना रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमें समझना है, चलिए बना रहे हैं। तो देखो, ये वाली जो लेयर बनी है, पहली वाली लेयर, ये वाली, ये पृथ्वी के पास है।
इसे नाम देते हैं आपके क्षोभ मंडल। समंडल, क्षोभ मंडल। अभी इन्हीं मंडलों की भी हम बात बाद में करेंगे, पहले समझो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल हो गया। इसके बाद आपने दूसरा मंडल देखा है बेटा, ये वाला देखो, ये वाला तो हो गया, देखो ये वाला, ये वाला, ये तो हो गया पृथ्वी के बिल्कुल पास में जो मंडल है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। ये दूसरा मंडल ये वाला हो गया, ये ऊपर का, ये दूसरा, इसी को हम नाम दे रहे हैं भैया आपके समताप मंडल। समताप मंडल। कितने मंडल हो गए हैं? दो मंडल। इन दो मंडलों से ही संबंधित है किसका? ओजोन गैस का। इसलिए हम मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ओनली फॉर किसकी बेटा? ओनली फॉर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दो मंडलों की। अच्छा जी, अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके ये मंडल है, ये इस मंडल को हमने नाम दिया, इस मंडल को क्या नाम दे दिया है? अरे इस मंडल को, ये वाला मंडल जो है अंदर वाला, इसको क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल और समता मंडल के बीच में यहाँ देखो, ये वाले में, इस वाले एरिया में एक गैस पाई जाती है और उसी गैस को हम नाम देते हैं ओजोन गैस। कौन सी गैस देते हैं? ओजोन गैस होती है। ओजोन क्या करती है? सूर्य के प्रकाश से जो किरण आती है, सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से किरण आती है भाई, तो हमारी पृथ्वी पे भी आ जाती है। कहां पर आ जाती है? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर आने पर यहाँ क्षोभ मंडल समता मंडल के बीच में एक परत होती है, किसकी? आपकी, किसकी? ओजोन गैस की। O3 से इसके लिखते हैं, O3 परत होती है। तो ये क्या करती है? यहाँ पर आपके अल्ट्रावोलेट किरण, यानी पैरा बैंगनी किरण, पैरा बैंगनी, पैरा बैंगनी जो किरण है, वो पैरा बैंगनी किरणें जो आपकी है, वो यहाँ पर आती है पृथ्वी पर। आने से हमारे जो पृथ्वी है उसमें बहुत बड़े नुकसान पहुंचाने का काम करती है। हमारे जितनी वनस्पति है उनको नुकसान पहुंचाएगी, जीव जंतु को नुकसान पहुंचाएगी। जितने भी हम लोग हैं तो हमारी स्किन पड़ेगी तो स्किन पे बहुत भयंकर रोग हो जाएंगे, कैंसर जैसे भयानक रोग हो जाते हैं। तो ये जो ओजोन गैस है, ये हमारी मतलब कह सकते हैं पृथ्वी लिए एक सुरक्षा कवच बनी हुई है। और समता मंडल के अंदर ये पाई जाती है। मतलब समता मंडल और जो आपका क्षोभ मंडल है उससे ऊपर, इन सब मेनली समता मंडल में पाई जाती है ऊपर। यहाँ पर इस समता मंडल में, इस वाले क्षेत्र में ऊपर वाले में पाई जाती है। क्षोभ मंडल जैसे खत्म होता है, समता मंडल होता है। समता मंडल की निचली लेयर में, जैसे कि मान लीजिए दो मंडल है, ये वाले दो मंडल, ये आपका क्षोभ मंडल है और ये आपका समता मंडल है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ, इस निचली वाले क्षेत्र में यहाँ पाई जाती है समती है आपकी ओजोन गैस। ठीक है। ओजोन गैस को डाल्टन संख्या में मापा जाता है भाई, किसमें? डाल्टन, इसकी मोटाई को डाल्टन संख्या में मापा जाता है। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है। और क्या करती है कि ओजोन जो गैस है, अब क्या होता है कि हम लोग जैसे फ्रीजर यूज करते हैं, क्या करते हैं? फ्रीज हो गया, एसी हो गया, इनके अंदर आपके गैस होती है जिसका नाम है सीएफसी गैस, यानी कैलोरीन गैस होती है, मेनली उसकी सीएफसी होता है। तो ये ऊपर जाती है, जाने के बाद इस जो ओजोन गैस है, इस ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाती है। और इसकी जो मोटाई है वो मोटाई कम होती जा रही है, जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आती है, जिसके लिए हमारे नुकसानदायक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके जागरूकता के लिए 16 सितंबर को, कब है? 16 सितंबर को जागरूकता के लिए ओजोन दिवस मनाते हैं, ताकि लोगों को जागरूक रहे कि भैया कम से कम जो रेफ्रिजरेटर चीजें हैं, एसी वाली हैं, कूलिंग कूलेंट जिनके अंदर सीएफसी की यूज में ली जाती है, उनको थोड़ा यूज में कम ले भाई। क्या ले? यूज में थोड़ा कम ले। तो देखो भाई क्या है इसके अंदर, समता मंडल में पाई जाती है। ठीक है भाई, इसकी मात्रा हो गई। मात्रा आपसे पूछेगा नहीं वैसे, ये वाली क्वेश्चन ये पूछेगा। सूर्य से आने वाली पैरामैग्नेटिक किरण, अल्ट्रावोलेट वेव्स जो आती है, वो उनको अवशोषित करती है। ये आती है और अवशोषित कर रही है। अगर अवशोषित नहीं करेगी तो पृथ्वी जाएगी तो नुकसान करेगी, बहुत सारे बीमारी पैदा करेगी। पराबैंगनी किरण से कैंसर होता है अभी, तो होता है कैंसर। सूर्य से जो अल्ट्रावोलेट किरण जो आ रही है, पराबैंगनी किरण है, उनको यही रोक लेती है। अगर पृथ्वी तक जाएगी बहुत भारी मात्रा में तो नुकसान होती, कैंसर जैसे भयानक रोग पैदा होते। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं भाई। ओजोन गैस की मोटाई डाल्टन संख्या में, जो अभी मैंने बोला डाल्टन संख्या, इसमें डाल्टन संख्या में मापी जाती। ओजोन गैस को सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। तो नुकसान पहुंचाती है भाई सीएफसी। सीएफसी का पूरा नाम लिख रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये तुम्हारी कौन सी गैस है? ओजोन गैस है भाई। गैस है ओजोन गैस। तो जो इसको नोट करना है वो नोट कर ले। वीडियो को देखो, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो रोक रोक के पोज कर करके नोट्स बनाना पड़ेगा भाई। अब मैं ये तो नहीं है कि मैं लिखवाने बैठू सारी चीजें, नोट्स बनाना तो आप रोके खुद से और तब आप लिखे भाई। ठीक है, तभी हो सकता है, वरना
इतना टाइम नहीं है कि हमारे पास आपको किया जाए। जब टाइम रहेगा तब आपको साथ साथ पढ़ाया जाएगा, साथ साथ हम लिखेंगे, तब आपका नोट्स होगी। अभी इतना टाइम नहीं है कि एग्जाम सिर पे है। अरे छुट्टी हुई है भाई इसमें। एक आ, चलो कोई नहीं, आपको थोड़ा बता देते हैं एक बार। डायग्राम भी डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको समझ में नहीं है। चलो कोई बात नहीं है। देखो, अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मंडल की। इसकी बात करने वाले हैं, मंडलों की बात करने हैं। यानी कि वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की जो परतें हैं वो वायुमंडल की कितनी परतें हैं भैया बेटा? 5 परतें हैं वायुमंडल हमारी पृथ्वी पे। पहली क्षोभ मंडल, फिर समता मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर उसके बाद बहिर्मंडल। टोटल 5 मंडल है तो वायुमंडल में। तो कौन कौन से देखो भाई। पहला है बिल्कुल हमारे जो पृथ्वी के पास में, उसे हम नाम देते हैं क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल देते हैं बेटा? क्षोभ मंडल। दूसरा मंडल होता है उसे हम नाम देते हैं समताप। दो मंडल के जस्ट ऊपर है उसे हम बोलते हैं समताप मंडल। मंडल, समताप मंडल, ठीक है जी। ये ट्रोपोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद तुम्हारा आता है मध्य मंडल, बीच में होता है, दो ऊपर और एक नीचे, उसको बोला जाता है मध्य मंडल। मध्य मंडल, ठीक है। अच्छा, पांचवा कौन सा आ गया भाई? सॉरी, चौथा आ गया आपका आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। और पांचवा तुम्हारा है बहिर मंडल। बहिर। ये 5 मंडल है बेटा। कितने मंडल है? 5। अगर याद नहीं रहे तो देखो ट्रिक याद रख लेना। क्षोभ, सम, आब। देखो कितना बेस्ट है भाई। क्षोभ समाप। क्षो से क्षोभ मंडल हो गया भाई। किसे हो गया? क्षो से क्षोभ मंडल। देखो, क्षो से क्षोभ मंडल, से समता मंडल, मैं से मध्य मंडल, आ से आयन मंडल, और बै से बहिर्मंडल। तो क्षोभ सब आब के नाम से याद रखना। आपके 5 मंडल है हमारी पृथ्वी पर। कितने? 5 मंडल। इसको ट्रोपोस्फियर, इसको स्ट्रेटोस्फियर, इसको मेसोस्फियर, इसको आयनोस्फियर, और इसको कहा जाता है एक्सोस्फियर इंग्लिश में। ठीक है, अगर इंग्लिश में तुमसे पूछे तो थोड़ा सा याद रखना, लिख ही लेना भाई। ठीक है? इनको किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे भाई थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा बेस्ट तरीके से समझाना चाहूंगा। यहाँ पर देखो, टोटल बना के थोड़ा सा देख लो एक बार। एक छोटा सा डायग्राम बना के ऐसे मान लो कि हम यहाँ पे हैं भाई। थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना भाई। क्या देखोगे? आपको ध्यान से देखना है। देखो, बिल्कुल जो पृथ्वी के पास में होता है ये मंडल, इसे नाम दिया जाता है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल नाम दिया जाता है? क्षोभ मंडल। ये वाला होता है आपके समताप मंडल। समताप मंडल। ये बीच का हो गया मध्य मंडल। मध्य मंडल। ये हो गया आपके आयन मंडल। आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। और ये तुम्हारा हो गया बहिर्मंडल। बहिर, ठीक है, बहिर्मंडल। ये तुम्हारा बहिर्मंडल हो गया। टोटल 5 मंडल हो गए। छो मंडल को संवयन मंडल, अधो मंडल भी कहा जाता है। इसको संवयन मंडल या क्या नाम भी है? अधो मंडल। अधो मंडल, इसी के नाम है भाई। अरे ये बात समझ में देखो, यहाँ इसका होता है 8 किलोमीटर।
ये है आपका 50 किलोमीटर, यहाँ है 80 किलोमीटर, ये है आपको 400 किलोमीटर, और ये आपका है लगभग 10,000। ठीक है, ये वाली जो सीमा है इसे हम बोलते हैं ध्रुव वाली। ठीक है, इधर अगर करें तो इधर ये भी आपका 50 ही है, इधर आपका 80 है, इधर आपका वही 400 है, आगे वही आपका 10,000। ठीक है, यहाँ लगभग ये 14 किलोमीटर के आसपास, उधर 14 से 18 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर सीमा होती है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, हमसे क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी के, ये हमारा धरातल है, नीचे आप ये मानो ये धरातल है, ये आपका धरातल है, तो बिल्कुल पृथ्वी जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो आपका है ये क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, संवहन मंडल, अधोमंडल, जो इसके नाम है ये इसी के ही है भाई, तो ये इसी वाले हैं। अरे ये बात समझ में, तो इसी के ही है, तो हम लोग इस वाले में रह रहे हैं, तो इसके अंदर क्या क्या घटनाएं होती हैं आपसे पूछेगा कि बिजली जो कड़कती है, बिजली वो कौन से मंडल में होती है, तो वो होती है अधोमंडल यानी क्षोभ मंडल में, हमारे पृथ्वी के निकट मंडल होती है। पक्षियां किस में उड़ते हैं, तो क्षोभ मंडल में उड़ते हैं, इसमें उड़ते हैं, इसमें उड़ते हैं। आपको पर्वत वगैरह जो मिलेंगे, पर्वत वगैरह किस में होते हैं, तो पर्वत भैया इसी में तो होते हैं, क्षोभ मंडल में पर्वत वगैरह होती है। वर्षा किस में होती है बेटा, वर्षा किस में होती है, तो वर्षा बोलेंगे भाई इसमें होती है। आपसे बोलेगा मौसम संबंधित परिघटनाएं, मौसम, मौसम संबंधित परिघटना, मौसम की परिघटनाएं जो होती है वो किसमें होती है, सारी इसमें। यानी मैं ये कह सकता हूँ जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा परिवर्तन, जो कुछ भी सारा हो रहा है, वो सारा सब कुछ क्षोभ मंडल में होता है भाई, किसमें होता है, क्षोभ मंडल में। सममंडल में क्या होता है भाई, समता मंडल में, एक तो आपके वायुयान उड़ते हैं भाई, एरोप्लेन किसमें उड़ती है, इसी में तो उड़ती है आपके, इसमें, इसमें। आपके भैया ओजोन गैस किसमें पाई जाती है, समता मंडल में पाई जा रही है, किसमें पाई जा रही है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है जी। मध्य मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल में आपके उल्का पिंड नजर आते हैं भाई, तो आप रात को देखते हो ना उल्का पिंड आते हैं, ऐसा एक उल्का पिंड रहता है, ऐसा वो बना रहता है, आके रॉकेट से आते हैं और खत्म हो जाता है, तो ये उल्का पिंड हमें जो नजर आता है वो मध्य मंडल में आता है। आयन मंडल में क्या होते हैं, हम जितने भी उपग्रह हमारे सैटेलाइट छोड़ते हैं, उपग्रह सारे के सारे उपग्रह आपके किस में होते हैं, आयन मंडल में होते हैं भाई, किसी में होते हैं, आयन मंडल में पाए जाते हैं। अच्छा जी, बहिर्मंडल में आपके एक तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है और एक आपके पाई जाती है हीलियम गैस, यानी इस बहिर्मंडल के बाद आपके अंतरिक्ष शुरू हो जाता है 10,000 किलोमीटर के बाद भाई। ठीक है, ठीक, तो ये था तुम्हारे कौन सा मंडल को, सॉरी कौन सा, यानी कि आपके वायुमंडल की परतें, लेयर ऑफ आपके एटमॉस्फेयर की जो लेयर है 5 प्रकार की है, तो सबसे दूर का मंडल है बहिर्मंडल, बाहर का। पृथ्वी के निकट है आपका क्षोमंडल, जिसे हम संवहन मंडल, अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। बीच में मध्य मंडल होता है, इसका लगभग 100 डिग्री माइनस माइनस तक चला जाता है भाई। इसमें हम ऊपर जाएंगे तो इसमें जो आपका तापमान है कम होता है, इसमें जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, ऐसे चलता है भाई। शुरू में घटेगा, फिर इसमें बढ़ जाएगा तापमान, फिर इसमें घटेगा, फिर इसमें बढ़ जाएगा, फिर इसमें घटेगा, ऐसा चलता है, इसमें तापमान गिरता, और इसमें तो -100 डिग्री तक चला जाता है मध्य मंडल में। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं बेटा हम क्या समझा है क्या नहीं हमने समझा है। ये आपके भाई जो रह गए थे स्लाइड में, देखो मध्य मंडल, वो स्लाइड आपके सकता डिलीट हो गई तो उसकी वजह से हुआ। इसका तापमान -100 डिग्री तक होता है, इसमें उल्का पिंड दिखाई देते हैं, ये हो गया। आयन मंडल, इसमें उपग्रह छोड़े जाते हैं जो आपके बताया। बाह्य मंडल, इसमें हाइड्रोजन हीलियम गैसें पाई जाती है, इसके बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। जो दो का था वो मैंने आपको स्टार्टिंग दो वाला समझा दिया गया है, कि वो स्लाइड लगभग को लगता है कि डिलीट हो गई किसी प्रकार से, तो वो बोला कि चीजें वही सारी मैंने आपको जो बताई लगभग वही है। बाकी आप उसको आपके नोट डाउन आपके हिसाब से कर सकते हो, या फिर डायग्राम को भी ऐसे बना लो, ज्यादा बेस्ट है। अगर वैसे रटोगे तो उसके बजाय कि डायग्राम अगर बनाएंगे तो सारी चीजें डायग्राम के अंदर रटने नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी चीजें समझ में आने वाली हैं भाई। ठीक है, अरे समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें, केवल बेटा वीडियो नहीं देखना है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, रिपीट करना है घर से। आप जब लाइब्रेरी से जाते हो या फिर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, तो आप चीजों को लिख लिख के ज्यादा याद करो, जितना ज्यादा होके बार बार लिखोगे आपके नजरों के सामने से चीजें जाएंगी तो ज्यादा चीजें याद होंगी। या फिर सिर्फ वीडियो रख लिया, केवल देख रहे हैं क्लास चल रहा है, 2 की स्पीड 2.5 की स्पीड चल रहा है, वैसे हम क्लास ले रहे हैं, ऐसे पार पढ़ने वाली नहीं है। दिल के साथ डेडिकेशन के साथ आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास तो आपको करनी पड़ेगी ऐसे। ठीक है जी, अच्छा, अगला आपके टॉपिक है मरुस्थल। कौन सा है बेटा जी, मरुस्थल आपका टॉपिक ही चल रहा है। ठीक है, आज हम छोटे छोटे टॉपिक काफी सारे देखने वाले हैं यहाँ पर, देखो बहुत अच्छे से। अब मरुस्थलों की बात करें तो मैं थोड़ा सा मरुस्थलों के बारे में तुम्हें ये बता देता हूँ बेटा। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ थोड़ा सा तुम्हें क्या नजर आ रहा है, थोड़ा बर्फ ही बर्फ आपके नजर आ रही है इसमें, बर्फ, शीतलहर।
आपके मरुस्थल जो होता है रेतीला भी हो सकता है। काफी बच्चों के दिमाग में केवल ये रहता है कि मरुस्थल रेतीला होता है। रेतीला मरुस्थल हो सकता है। मरुस्थल चट्टान के रूप में हो सकता है। मरुस्थल पथरीला भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? पथरीला भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये तीन प्रकार से। बेटा मैं ये कहने चाह रहा हूँ, दिमाग से बत्ती निकाल के सुन लो कि जो ये आपके मरुस्थल है, डेजर्ट की हम बात करने वाले हैं अभी, वो केवल रेतीला नहीं होता। तुम्हारे दिमाग में रेत होगी, टीले होंगे, बहुत ज्यादा पवन चल रही होंगे, ऊपर होंगे। बेटा वो होता है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो सारी कंडीशनें होती है किसमें? रेतीला मरुस्थल में। बाकी जो आपकी चट्टान वगैरह है, रेतीला, ये पथरीला है, ये भी होता है। बर्फीला भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बर्फीला भी हो सकता है, बर्फ का बना हो सकता है। ये आपके दिमाग में आपको रखना है। आपको कहोगे सर ऐसा भी है का? बिल्कुल है, ऐसा है बेटा। अरे ये बात समझ में तो दिमाग से निकाल देना कि सर ये हाँ बिल्कुल है। इसलिए मैं थोड़ा इस बात पे जोर दे रहा हूँ। तो हम मरुस्थलों में बात करें तो सबसे बड़ा मरुस्थल आपने सुना होगा, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप का है, जो कि लगभग लगभग अफ्रीका महाद्वीप के 13 देशों में फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप का विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। लगभग लगभग भैया कितने देशों में फैला हुआ है? ये 13 देशों में फैला हुआ है बेटा। कितने देशों में फैला हुआ है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। और हम कह सकते हैं विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल के बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है, क्या नहीं है? क्या करें? ये आपने एक शब्द सुना होगा कि विश्व का सबसे गर्म स्थान है, जिसका नाम है अल अजीजिया, लिम्बिया देश में है। वो अल अजीजिया इसी सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। सहारा मरुस्थल में वो 13 देशों में भी एक में आता है। तो इसी में पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है। कौन सा है? सहारा मरुस्थल भाई। आगे बात समझ में, सबसे गर्म हो गया। अब बात करें विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल, अंटार्कटिका मरुस्थल है। अंटार्कटिका, ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। ऐसा क्यों है? कि अंटार्कटिका महाद्वीप आप जानते हो कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो निर्जन वीरान पड़ा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं कि विज्ञान को समर्पित है। इसको समर्पित है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है वो। श्वेत महाद्वीप भी जिसे कहा जाता है। केवल बर्फीले अगर तूफान भी चलते हैं तो बर्फीले तूफान चलते हैं इसमें। आप देख सकते हो भाई इसमें। तो इसी के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है वोस्टक। कौन सा स्थान है भाई? वोस्टक स्थान है, जिसका -96 डिग्री सेंटीग्रेड है भाई। इतना माइनस में है। इसी मरुस्थल में है। इसी में मरुस्थल में आपके अंटार्कटिका मरुस्थल का विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है अंटार्कटिका। अगर ये बात समझ में क्यों है? एशिया का सबसे, एशिया का या टाइपिंग में, एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल, एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है। ये गोबी का मरुस्थल कहाँ है भाई? ये आपकी चीन और मंगोलिया दोनों के बीच में है। आपके ये एशिया के अंदर। आप लिखना चाहो तो एशिया लिख सकते हो। और दो देश है, एक का नाम तो चीन है और दूसरे का नाम बेटा जी क्या है तुम्हारा? मंगोलिया। कौन सा देश है? मंगोलिया। इन दोनों के बीच में तुम्हारा भैया कौन सा है? गोबी का मरुस्थल, जो कि हम कह सकते हैं एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल। और विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है अंटार्कटिका मरुस्थल। कौन सा है बेटा जी? अंटार्कटिका मरुस्थल। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सारे क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं किसके? मरुस्थल के। फैक्ट टू फैक्ट हम बात करने वाले हैं, ज्यादा डिटेल में जाने वाले नहीं है। मतलब अगर किसी को थोड़ा कंफ्यूजन वगैरह हो, जो स्पीड से करना चाहता हो कि उसके डाउट क्लियर हो जाए, तो वो अपनी क्लास ले सकता है, चाहे एसएससी के या रेलवे की तैयारी भी कर रहा हो सकता है भाई। ठीक है, पर थोड़ा पानी भी ले।
हाँ जी, चले। हाँ चले भाई आगे। समझ में आ रही हैं चीजें? अरे चीजें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ बेटा जी, आ रही है तो चले आगे। आप बोलोगे सर हमें तो समझ में नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही तो इसका इससे बेस क्या होगा? एक तरह हम कह सकते हैं कि बेसिक ही है और इससे नीचे तो और क्या समझा सकते हैं। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अगर आप बिगिनर हैं फ्रेशर है तो मेहनत करनी पड़ेगी भैया। जरा सोचो, अगर रेलवे एसएससी के लिए बात करने वाली हो रही तो स्पेशल 1 घंटा में इसी की बात कर रहे होते, 1 से 1.5 घंटे की बात करेंगे। 1 से 1.5 घंटा जब इसी मरुस्थल पे बात कर रहे होते हैं तब कैसे समझ में आने वाली है? बेटा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जो डाउट आपको आ रहे हैं भाई बार बार, ये डाउट का तो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको खुद को करना पड़ेगा। मैं ये कर सकता हूँ, समझ में नहीं आ रही थी हाँ वापस आ सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये चीजें समझ नहीं आ रही। बाकी चीजें तो बेसिक है प्योर ये। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट तो फिर थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा। तो ये और जीके में इतना कुछ खास कर है नहीं कि समझ में नहीं आए। बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं। जहाँ रटने वाली चीज है वो जैसे ये है, अभी ये रटने वाली चीज है। ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए हम इतना कर सकते हैं कि बेटा ऑस्ट्रेलिया का आपका भी डायग्राम बना सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के इस वाले क्षेत्र में यहाँ आपके मरुस्थल पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल जो है, ऑस्ट्रेलिया जो मरुस्थल है, जो ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है वो दो से मिलकर बना है। ये तो गिबिसन और एक विक्टोरिया। विक्टोरिया दो मरुस्थल है आपके, गिविशन और विक्टोरिया, इन दोनों के संयुक्त रूप में नाम दे दिया जाता है ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। और ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छी तरह जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सोनारन मरुस्थल ये आपके यूएसए मेक्सिको में पाया जाता है भाई। ठीक है, यूएसए और किस में पाया जा रहा है? ये आपके पाया जा रहा है मेक्सिको में। ये किस में पाया जाता है? ये आपके है उत्तरी अमेरिका में है। बेटा किस में है? उत्तरी अमेरिका में है। इसमें भी थोड़ा अगर आप चाहो तो लो जो भाई डायग्राम बना देते, काफी बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर अब हमारे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। देखो थोड़ा सा यहाँ पर हम डायग्राम बना देते हैं। तो इतना ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है मैक्सिको। कौन सा देश है बेटा? मैक्सिको। मैक्सिको, ये आपका मैक्सिको है। यहाँ आपका यूएसए है। इन दोनों देशों के बीच में एक फैला हुआ है मरुस्थल। ये मरुस्थल का नाम है सोनारणे मरुस्थल। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसी की सेम टू सेम आपका अफ्रीका महाद्वीप है भाई। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। लो जी भाई, हमने अफ्रीका महाद्वीप बना दिया है। यहाँ पर ये आपका अफ्रीका महाद्वीप बन गया है। यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक देश पड़ता है यहाँ जिसका नाम है बोत्सवाना देश। यहाँ ऊपर ये नीचे आपका एक दक्षिण अफ्रीका हो गया। ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ये देश है बोत्सवाना देश। उसी बोत्सवाना देश में आपका कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। अभी कालाहारी मरुस्थल की हम आगे भी बात करने वाले हैं, जब आपके महाद्वीप पढ़ेंगे तब भी बात करने वाले हैं। आटागामा मरुस्थल चिली दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। लो जी भाई, क्या आ गया? यहाँ एक पतला सा देश पाया जाता है इस वाले क्षेत्र में। यहाँ आपका एक आटागामा मरुस्थल इस वाले यहाँ पतला सा पाया जाता है। मैप में देखोगे तो यहाँ होता है। ये पूरा का पूरा जो महाद्वीप बनाया मैंने, दक्षिणी अमेरिका बनाया है। इसके ऊपर जो बनता है उत्तरी अमेरिका, सॉरी उसका है ना, सेम ऐसे ही नीचे बनता है भाई। तो जी इधर बना देता हूँ। सेम ऐसा ही बनता है आपके, कौन सा? आपके इधर सेम टू सेम बनता है जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के नीचे दक्षिणी अमेरिका बनता है। लो जी, और इसी के नीचे यहाँ पर अगर अगर आप देखोगे इस वाले क्षेत्र में यहाँ आपका एक देश पड़ता है चिली देश, और इसमें आपका पड़ता है चिली देश में आटा कामा। आटा कामा नजर नहीं आ रहा होगा भाई, कलर चेंज करते। आटा कामा, आटा कामा मरुस्थल ये चिली देश में है। और ये कौन सा है आपका? ये आपका दक्षिणी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसके अंदर भी कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। आगे चलते हैं। अब आगे कौन सा है? अरेबियन मरुस्थल, सऊदी अरब में। अब इसको तो आप भूल थोड़ी ना सकते हो। भारत है, भारत पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अफगानिस्तान, उसके बाद आपकी सऊदी अरब, ईरान इराक वाले क्षेत्र में तो वहां सऊदी अरब है। आपने नाम सुना होगा। उस सऊदी अरब के अंदर आपका अरेबियन मरुस्थल है। थार का मरुस्थल, भारत और पाकिस्तान, इसको तो बच्चा बच्चा जानता है भाई। थार का मरुस्थल कहाँ है? थार का मरुस्थल हमारे भारत में। भारत में अगर बात करें
राजस्थान में है और पाकिस्तान में इसका हिस्सा गए। तो ये कुछ मरुस्थल से आपके कुछ फैक्ट थे, जिन फैक्टों की हमने भाई यहाँ पर बातें कर ली है। उसके बाद छोटा टॉपिक की ओर चलते हैं, और छोटा टॉपिक है आपके द्वीप। कौन सा है बेटा? द्वीप है भाई। ये क्या है? आपके द्वीप है भाई। क्या है लाला? द्वीप है। हाँ जी, है कि नहीं है? अच्छा, तो सबसे पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि द्वीप क्या होता है। पहले ये समझ लो, काफी बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर द्वीप क्या है। देखो, ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर जल भरा हो, ये कोई स्थल खंड है, स्थल खंड ये वाला। भूमि है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि भूमि है तुम्हारे, इसके चारों तरफ अगर पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? पानी। स्थल के चारों तरफ पानी है, तो ये समझ लेना कि ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया बेटा जी यहाँ पे द्वीप। ये द्वीप हो गया। देखो, अगर आपके पानी है, पानी के चारों तरफ स्थल है, हम कह सकते हैं कि आपके स्थल है और पानी। जैसे तालाब देखा है, तो तालाब में देखते हैं कि भूमि पे हम खड़े रहते हैं, अंदर पानी होता है। यहाँ उल्टा है, हम अंदर खड़े रहते हैं, बाहर पानी होता है। तो जिसमें बाहर पानी, चारों तरफ पानी भूमि में, वो द्वीप कहलाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है भाई। कौन सा है? ग्रीनलैंड। जिस पर एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। इस डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बेटा। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, जिसमें द्वीपों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो आपके इंडोनेशिया है। कौन सा है जी? इंडोनेशिया। द्वीपों की सबसे ज्यादा संख्या पाई जाने वाली इंडोनेशिया है। तो ये दो मेन फैक्ट थे जो हमने बात कर ली। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप देखो, ऐसी आकृति, ऐसी न्यूक्लियर आकृति। देखो, जैसे हमारा भारत है, भारत, हम भारत को प्रायद्वीप, उप उपमहाद्वीप या प्रायद्वीप का नाम देते हैं, जिसकी आकृति नुकीली हो और जो पानी के अंदर धसी हुई हो भाई। अब भारत की हमें ये वाली स्थिति तो नजर तो आती है, बट भारत के अंदर जो जमीन में धसी हुई स्थिति है, यानी कि जो भूमि है अंदर दब गई है, वो हमें नजर नहीं आ रही। ऐसी न्यूक्लियर आकृति जो पानी में ऐसी तिरछी हो, त्रिकोण पानी के अंदर दबी हो, उसे हम प्रायद्वीप नाम देते हैं। उसे क्या नाम देते हैं? उसे प्रायद्वीप देते हैं। प्रायद्वीप भैया विश्व का सबसे, अगर बात करें बड़ा की, तो अरब का प्रायद्वीप है। इसका प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप। तो द्वीप और प्रायद्वीप दोनों में अंतर है। प्रायद्वीप जो स्थल है, वो त्रिकोण जल में घुसा हो। द्वीप में चारों तरफ से पानी से घिरा हो। प्रायद्वीप में तीनों ओर से घिरा रहता है, द्वीप में चारों ओर से घिरा रहता है। ये फैक्ट आपको थोड़ा याद रखना। तो प्रायद्वीप सबसे बड़ा होगा अरब का, और विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, अभी हमने चर्चा करी। और सबसे बड़ा जो इंडोनेशिया, वो द्वीप समूह है। क्या है बेटा? सबसे बड़ा द्वीप समूह, इसके अंदर काफी सारे द्वीप है, यानी कि जो लोग रह रहे हैं वो द्वीपों पर रह रहे हैं, पूरी पूरी एक जमीन नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, आपके नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली, और दूसरा है उमानंद। अब ये कहाँ है? ये असम राज्य में हमारे हैं। असम राज्य में आपके एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी भाई, याद रखना। वर्तमान में बेटा एक ये जिला बना दिया गया है, ये असम सरकार के द्वारा क्या बना दिया गया है? जिला। ये द्वीप पूरा जिला बना दिया गया है। जब ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर से आती है निकल कर, देखो, देखो, जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है मानसरोवर झील से, ऐसे निकल कर आती है, यहाँ असम में आने के बाद काफी अनेक जलधाराओं में बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद जब एक साथ जुड़ती है, तो ये जो स्थल वाली भूमि बचती है ना बीच की, तो बेटा ये बनता है मांजुली। क्या बनता है? मांजुली। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप। कौन सा द्वीप है? नदी द्वीप। और वर्तमान में असम राज्य का क्या बन चुका है? ये एक जिला यानी डिस्ट्रिक्ट बन चुका है जी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। विश्व के सर्वाधिक द्वीप किसमें पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, याद रखना। क्योंकि प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। हमारी पृथ्वी का 1/3 इस भाग गिरता है। सबसे ज्यादा, मैंने पहले ही बताया था कि भूकंप प्रशांत महासागर में आते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा भूकंप इसलिए आते हैं कि ज्वालामुखी सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में है। तो भूकंप आते हैं तो प्लेट टूटती है, प्लेट टूटकर स्थल अलग हो जाता है, अलग होने के बाद वो अलग हुआ स्थल एक द्वीप कहलाता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो द्वीप है प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में आपके जापानी द्वीप हो गए,
आपके फिलीपींस द्वीप हो गए, तस्मानिया हो गए, न्यू गिनी हो गए, न्यूजीलैंड। यानी कि ये जो देश है जिन द्वीपों पर ये पाए गए, जापान देश सभी जानते हैं, फिलीपींस एक देश है, ये फिलीपींस है। फिलीपींस देश, तस्मानिया हो गया, न्यू गिनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूजीलैंड हो गया, ये सारे के सारे छोटे छोटे द्वीपों पर बसे हुए देश है। तो ये एक्चुअल में देश है, इन पर अभी बसे हुए देश बन गए। तो ये प्रशांत महासागर के हैं। अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें तो अटलांटिक महासागर की देखो भाई, ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, त्रिस्तान डी कुन्ना हो गया, ये सारे के सारे तुम्हारे किस में हैं? ये अटलांटिक महासागर में है। ये ब्रिटेन आप सब जानते हो कि यूरोप होता है, यूरोप के बगल में ब्रिटेन है, ब्रिटेन से ऊपर आयरलैंड है, आइसलैंड है, त्रिस्तान डी कुन्ना नीचे है भाई। कि अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला एस के समान है। हिंद महासागर में हम सब जानते हैं, अंडमान निकोबार हमारा ही भाई केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा भाई क्षेत्रफल में। आपका लक्षद्वीप है, श्रीलंका हम जानते हैं, मालदीव को जानते हैं, मेडागास्कर प्रशांत आपका जो अ, अफ्रीका महाद्वीप है उसके पूर्व में पड़ता भाई, और मॉरिशस भी जस्ट उसी के ही पास में है। आपको इसके लिए क्या करना है कि वर्ल्ड मैप लेके आना और उसमें उसको देखना है कि कौन कौन सा महाद्वीप कहाँ है, देश कहाँ, उसको बड़े ध्यान से निकालना है। अगर आपको ज्योग्राफी मजबूत करनी है तो एक ही चीज से हो सकती है कि आपको मैप बहुत अच्छे से आता हो, कि आपको ये पता हो कि ये महाद्वीप यहाँ है, इसके बगल में ये महाद्वीप है, इसके पास में ये द्वीप है। जब तक आप उस महाद्वीप को बहुत अच्छे से एनालिसिस नहीं कर लेंगे, याद नहीं होता, तब तक बेटा आपको समस्या आती रहेगी। ज्योग्राफी का एक फंडा, अगर मैप आपको बहुत अच्छे से पता है तो चीजें बहुत अच्छे से खतरनाक तरीके से समझ में आने लगती है। अगर मैप आपके अगर समझ में नहीं है, अगर बाहर है, तो बेटा फिर दिक्कत ही आती है। फिर आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, अगर आपको मैप वगैरह नहीं पता है तो फिर मैं क्या, कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता भाई। अब आ गया आपके लेक यानी झील। क्या है बेटा? झील। अब झील क्या होती है? अरे, झील अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे कि आपके तालाब जो होता है, क्या होता है? तालाब। ये आपकी स्थल भूमि होती है, बाहर की साइड, ये वाली, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अगर छोटा क्षेत्र है तो उसको हम तालाब, पोखर वगैरह नाम दे देते हैं भाई, जोड़ वगैरह बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं। लेकिन बड़े क्षेत्र में है तो इसको नाम देते हैं लेक, यानी झील का नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं, झील का नाम देते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये कैस्पियन सागर है, किस देश में? रूस में है। और कैसी के झील है बेटा? ये आपकी खारी झील। तो दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, विश्व की सबसे बड़ी खारी झील, तब भी नाम बोलना है कैस्पियन सागर झील। अगर मीठे पानी की बात करें तो अमेरिका के अंदर, रूस के अंदर है, अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, उसका नाम है सुपीरियर। सुपीरियर। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपके भैया सुपीरियर है। अब देखो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें, देखो वो भी कैस्पियन सागर। बड़ी आ जाए खारी आ जाए तब भी एक ही नाम देना है, वो है कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर कहाँ है? रूस के अंदर है। अब ये बात करें हमने सुपीरियर की, जो कि कैसे पानी है? मीठा पानी है भैया। कैसी है? मीठा। अमेरिका के अंदर 5 झीलें ऐसी मीठी आपकी, सुपीरियर है, ओंटेन है, मिशिगन है, आपके ईरी है, ये सारे कुल मिला के 5 झीलों का निर्माण होता है। कितनी झीलों का? 5। और सारी की सारी 5 झीलें और अमेरिका और कनाडा दोनों देशों के बीच में है। ये महान झीलों का महाद्वीप भी कहा जाता है उत्तरी अमेरिका, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में है आपका कौन सा? अमेरिका। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका किस महाद्वीप में आता है। जब तक आपको वर्ल्ड मैप की थोड़ी बहुत जानकारी नहीं होगी तो बेटा फिर तो रट्टा मारना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मैप आना चाहिए, अगर मैप है तो जोग्राफी बहुत अच्छा समझ में। अब है बेकाल झील, ये भी रूस में पड़ती है। अभी इस झील की क्या विशेषता है? ये झील लगभग लगभग 1740 मीटर गहरी है, बहुत गहरी। विश्व की सबसे गहरी झील की अगर बात करें तो गहरी, तो वो है बेकाल झील। और इस बेकाल झील में फिल्टर लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि खारी है, तो इसको प्योर करने के लिए पानी को फिल्टर लगाए गए नीचे इसको, इसके इसलिए इसे पवित्र झील भी कहते हैं। क्यों? फिल्टर जो लगे हुए इतने गहराई में वो मीठा पानी प्राप्त करते हैं, इसलिए फिल्टर कहा जाए, फिल्टर लगे तो इसे आपके पवित्र झील के नाम से जाना था। विश्व की सबसे गहरी झील की बात कर रहे हैं। किसकी किसकी बात कर रहे हैं? गहरी झील की। विश्व की सबसे ऊंची झील टीटिकाका, पेरू और बोलिविया, जो आपकी दक्षिणी अमेरिका है। उस दक्षिणी अमेरिका में बेटा अगर आपको पता हो तो हमने आपसे चर्चा करी, मैं फिर एक बार पूरा का पूरा बना देता हूं अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो देखो हल्का सा मैं बना रहा हूँ एग्जिट, तो देखो मैं नहीं बना पाऊंगा, एग्जिट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मोटा मोटा हल्का सा आपको लोगों के लिए सिर्फ थोड़ा सा याद रह जाए आपको कि ये चीज यहाँ कराने की नहीं है।
अगर यहाँ मैप बनाने बैठ जाएंगे तो फिर सिलेबस कब होगा? तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि क्लास खत्म होने के बाद तुरंत इसको बहुत अच्छे से देखे। देखो, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ध्यान से देख लेना, उत्तरी अमेरिका। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप। ये आपका यूरोप है। ये आपका एशिया है, एशिया। और यहाँ तुम्हारा एक और पड़ता है, उसको हम नाम देते हैं, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अब एक बच गया, यहाँ नीचे होता है, नीचे यहाँ, जिसे तुम लोग नाम देते हो अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। देखो, दो दो चार दो छह सात, तो टोटल महाद्वीपों की संख्या है 7। यही हम बात करेंगे इसमें, इस वाले क्षेत्र में रूस पड़ता है, इसमें बेकाल वगैरह झील की हमने बात करी, सुपीरियर झील की हमने बात करी अभी यहाँ पर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड की हमने बात यहाँ पर करी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया की हमने बात करी। जापान की हमने बात करी। फिलीपींस की हमने बात करी। तस्मानिया देश की हमने बात करी। न्यूजीलैंड की हमने यहाँ पर बात करी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये बोत्सवाना देश की हम बात कर चुके हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं भैया, आपके टिटिका का झील, वो पेरू और बोलीविया दो देश यहाँ पर पड़ते हैं। यहाँ एक आपके विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, इसी एंडीज में आपके बेटा यहाँ पड़ती है टिटिका का झील, विश्व की सबसे कैसी झील? ऊंची झील। विश्व की सबसे ऊंची झील टीटी, पेरू। सुपीरियर झील अमेरिका के अंदर पड़ती है, अमेरिका के अंदर सुपीरियर, ये रही भाई। ये ऊपर कनाडा, ये आपके अमेरिका, इन दोनों के बीच में 5 झीलों, यहाँ पर, यहाँ 5 जिले, उनमें से एक है सुपीरियर। कौन सी है? सुपीरियर। तो आपको थोड़ी सी इन चीजों को पता होना चाहिए। अगर मैं हर चीज ऐसे बताऊंगा तो पार नहीं पड़ने वाली भाई, काम ऐसे चल जाएगा, नहीं चलेगा। अगर एक एक चीज को अगर मैं ऐसे बताने लगा तुम्हारे सामने मैप बना बना के, तो सिलेबस हो लिया फिर तो उसी के लिए तो हम पीपीटी लेके आए। अगर टाइम होता तो ऐसे लिख लिख के करवाते, आराम से करते, बहुत अच्छे से करते, आपको मजा आता। अब बात करते हैं विश्व की सबसे नीची झील, इसका नाम है मृत सागर। कौन सी है? मृत सागर। विश्व की सबसे नीची झील है मृत सागर। लगभग हम बोल सकते हैं 400 मीटर नीची है ये झील है, जो यानी 400 मीटर कैसे है, जो आपका जैसे कि भूमि है वो धीरे धीरे नीचे गई, तो नीचे जाने के बाद फिर ये नीचे बनी हुई है। क्या बनी हुई है? नीचे बनी हुई है, नीचे ये आपके बनी हुई है, नीचे ऐसे ऊपर से नीचे जाकर नीचे यहाँ पर आपके बनी हुई है, ठीक है। दूसरे सबसे गहरी झील बोन झील टर्की में है, और मृत सागर है, दोनों खारी झील। मेरी बात को ध्यान समझना, क्या होता है कि जो जितनी खारी झील होगी उसका घनत्व उतने ज्यादा होता है, और अगर उसमें आदमी तैरता तो डूबता नहीं। जैसे महासागरों में तैरना आसान होता है नदी के मुकाबले, तो ये नदी तो बहुत ज्यादा खारी है, 250-300% के आसपास है, दुनिया की सबसे खारी झील है। इनमें जब आदमी तैरता है तो आदमी क्या होता है कि आपके डूबता नहीं है, वैसे तैरता तो ऊपर ही घूमता है। इसलिए दोनों के दोनों झील आपके टूरिस्ट प्लेस के लिए बन गई भाई। इसके लिए बन चुकी है, टूरिस्ट प्लेस के लिए, यहाँ यहाँ पर ये बन चुकी है बेटा, इसके लिए बन चुकी है, टूरिस्ट प्लेस के लिए काम यहाँ पर आ रही है। क्या हो रही है? टूरिस्ट प्लेस के लिए काम यहाँ पर आ रही है। अब झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। झीलों का देश किसको कहते हैं? फिनलैंड को। थोड़ा समझा देता हूँ, देखो, फिनलैंड यहाँ पड़ता है, यहाँ पर है फिनलैंड। झीलों का देश जो कहा जाता है फिनलैंड, यूरोप के जस्ट बगल में झील, सबसे ज्यादा 76 झीलों का देश फिनलैंड, सबसे ज्यादा झीलें यहाँ पर पाई जाती है। आप लोगों के लिए कर रहे हैं, क्या करें भाई, आपको आता नहीं है इसलिए समस्या आ रही है कि बार बार समझना पड़ रहा है कि कौन चीज कहाँ है। ये मोहनजोल अब तो आपका टर्की है, तुर्की इसी को बोलते, पता होना चाहिए। ब्रज सागर, जार्डन इजराइल के बीच में, अगर नहीं पता तो किसको? जार्डन प्लस में इजराइल, जार्डन व इजराइल दोनों देशों के मध्य है, जार्डन इजराइल दो देश हैं। अच्छा जी। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील लैकमिक झील यूएसए के अंदर है, यानी हम जिसे कृत्रिम झील बोल सकते हैं, मानव ने जिसे बनाई खोद कर, वो अमेरिका के अंदर है, जिसका नाम है लैकमिक झील। अब अमेरिका कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। अमेरिका ये रहा भाई, ये रहा अमेरिका, वो पता होना चाहिए अमेरिका कहाँ है। तो मैप की आपको जानकारी बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि हर बात बात पे आपके मैप काम आए। आपका दिमाग मैप के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तब आपको मजा आने वाली बात है, वरना भाई बेटा सब कुछ बेकार जाने वाली है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब हमारा टाइम होने वाला है, तो इसके बीच हम थोड़ा सा कर लेते हैं।
देखो, अब हम बात करने वाले हैं आपके महासागरों की। ठीक है, आज ये टॉपिक भी कर लेते हैं, लगभग 10-20 मिनट में टॉपिक हो जाएगा कि आपको इतना ही आता है। महासागर क्या होते हैं, अभी आपके ये भैया हमने डायग्राम बना के दिया है। कौन सा, ये डायग्राम बनाया है ना भाई, देखो इसी में समझा देता हूँ। यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, इस वाले जो क्षेत्र में होता है, मैं इधर ही समझा रहा हूँ, महासागर थोड़ा समझना। इस वाले क्षेत्र में जो होता है, इसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर, जिसकी क्या नाम से आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के समान है, ये वाली देखो, जिसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के समान है, अटलांटिक महासागर। इधर उत्तरी अमेरिका, इधर यूरोप, दोनों को जोड़ने का काम करता है। इधर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दोनों को जोड़ने का, तोड़ने का काम करता है। यहाँ तुम्हारे पड़ता है हिंद महासागर। ये कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। ये कौन सा था, अटलांटिक, या इन्हीं को, इसी को बोलता है अंध महासागर बोला जाता है। यहाँ हमारा पड़ता है इस वाले क्षेत्र में प्रशांत महासागर। प्रशांत, इस वाले में भी यहाँ प्रशांत पड़ता है। एक ये प्रशांत, क्योंकि हम ग्लोब में बनाते तो पृथ्वी ऐसे गोल हो जाती है। ऊपर यहाँ पड़ता है ये आपका आर्टिक महासागर है बेटा, ऊपर आर्टिक, आर्टिक महासागर पूरे में, ऊपर आर्टिक महासागर फैला हुआ है। नीचे ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो इसके आसपास क्षेत्र में यहाँ जो फैला है, अंटार्कटिका महासागर फैला हुआ है। कौन सा महासागर फैला हुआ है, अंटार्कटिका महासागर। महासागर क्या होता है, महासागर की कोई आकृति नहीं होती, इनकी आकृति स्थल के द्वारा तय की जाती है। किसकी, महासागरों की आकृति। कोई महासागर ये नहीं कि फिक्स हो, महाद्वीपों के द्वारा जिसकी आकृति तय की जाती है वो आपके महासागर कहलाते हैं। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। उसके बाद है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है जी। उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद तुम्हारा अंटार्कटिका महासागर, अंतिम में आर्टिक महासागर। ये आपके महासागर। देखो प्रशांत महासागर की हम बात करते हैं। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है भाई, विश्व का सबसे बड़ा है, 1/3 के भाग को घेरता है। अगर आप थोड़ा डायग्राम में भी देखोगे, तो डायग्राम में देखो थोड़ा सा, डायग्राम में भी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक प्रशांत महासागर, ये वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर का, ये वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर का पूरा का पूरा है। तो यहाँ इसको ऐसे लाकर ऐसे मिलाएंगे, और इसको लेकर ऐसे मिलाएंगे, तो अगर दोनों को मैं ऐसे मिला दूं तो भैया त्रिभुज की आकृति बन जाती है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है। विश्व का सबसे गर्म महासागर भी है, विश्व का सबसे ज्यादा द्वीप इसी महासागर में पाए जाते हैं। इसमें प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा भूकंप इसी महासागर में आते हैं भाई, इसमें प्रशांत महासागर में। देखो ठीक है, अब इसकी विशेषताओं के लिए जी बात कर लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं आती हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, 1/3 भाग को घेरता, हमने कहा। विश्व का सबसे गर्म महासागर है, सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं, सबसे गहरा महासागर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा कैसा है, सबसे गहरा क्यों, क्योंकि अब तक का जो हमने सबसे गहरा जो गर्त खोजा है वो मेरियाना ट्रेंच है। कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा गर्तों की श्रेणी में आता है भाई, सबसे गहरा। 11,033 मीटर जिसकी गहराई हमने तय करी है, तो सबसे गहरा है, तो वही मेरियाना है। तो कहे कि भाई सबसे गहरा गर्त कौन सा है, खड्डा कौन सा है, तो मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में कौन से देश के पास है, फिलीपींस, फिलीपींस देश है। उस फिलीपींस देश में कि जहां विनाशकारी प्लेट, खड़ी प्लेटें पाए जाते हैं, उनके पास में सबसे ज्यादा गर्त पाए जाते हैं, द्वीपों के पास सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये फिलीपींस है जो है एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है, द्वीपीय देश है। और ये किस महासागर में है, ये आपके प्रशांत महासागर में है। कौन सा देश, फिलीपींस देश। और फिलीपींस देश कौन सा महाद्वीप आता है, एशिया महाद्वीप में। तो बेटा मैं रिलेटेड थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पर बता पाऊंगा, ज्यादा डीपली हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे गहरा हो गया, इसकी आकृति कैसी, त्रिभुजाकार, जो अभी बताया भाई। सबसे ज्यादा क्या है, त्रिभुजाकार है। एक आपको भूकंप भी बताया भाई, ठीक है, इसमें नहीं लिखा तो लिख लो भाई। सबसे ज्यादा जो भूकंप पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो पाई जाती है, इसमें पाई जाती है। सबसे गर्म महासागर है भाई, गर्म, ठीक है, गर्म तो इसमें लिखा हुआ है, सबसे गर्म महासागर है, ठीक है। और सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं, सर्वाधिक द्वीप लिख लेना भाई, क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक द्वीप। क्योंकि द्वीप पीछे हमने पढ़ लिया भाई, सर्वाधिक द्वीप भी पढ़ लिया, वो इसी में पाए जाते हैं, किसमें, आपके प्रशांत महासागर में। अब आर्टिक महासागर है, लेकिन आर्टिक महासागर से पहले ये टाइप थोड़ा उल्टा हो गया भाई। टाइप से पहले हम थोड़ा देखते हैं आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। इसकी आकृति अंग्रेजी वर्ण एस एस के समान है। देखो 1/3 व्यापार होता है, विश्व का सबसे, इसे वरेटरिंग मार्क कहते हैं। सर्वाधिक कटक पाए जाते हैं, सबसे गहरा गर्त प्यूरिटोरिको है, सार्गेसो सागर पाया जाता है। आप कहोगे सर इतना जल्दी ऐसे सुलटा दिया, नहीं भाई देखो समझाऊंगा, इसको बड़े ध्यान से देखना। ये आपका अटलांटिक महासागर है। कौन सा है, अटलांटिक महासागर, ये वाला।
अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला एस के समान है। कैसे समान है? एस के समान है। कि इधर अमेरिका है, इधर यूरोप है, विकसित महाद्वीप है। ठीक है, ये विकसित है। कि अफ्रीका थोड़ा सा गरीब महाद्वीप है, इधर को ये इतना भी विकसित नहीं है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ विकसित है, यहाँ पर विकसित है, तो भैया जहाजों का आवागमन तो इसी से एक दूसरे के साथ करते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए विश्व का सबसे ज्यादा व्यापार होता है, इसलिए इसे वृहद ट्रेंग मार्क कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। 1/3 व्यापार का जा रहा भी, सबसे ज्यादा किया जा रहा है इधर ही, किसमें? आपके अटलांटिक महासागर में किया जा रहा है। अरे किसमें किया जा रहा है? अटलांटिक महासागर में किया। आ रही बात समझ में? मैं जो कहना चाह रहा हूँ क्या कह रहे? तो ये हो गया एस के समान अंग आकृति हो गई। फ्यूरिटिरो का सबसे गहरा गर्त यहाँ पाया जा रहा है, यहाँ सबसे गहरा गर्त है। तो ये रहा आपके अटलांटिक महासागर। बाकी चीजें आपको अब सार्गेसो अच्छा सार्गेस सागर बताए, देखो यहाँ। लो भाई, एक बच्चा कह रहा है कि सर सार्गेसो सागर बताओ। लो भाई, सार्गेसो सागर की बात कर रहे हैं ना भाई। लो भाई, सार्गेस यहाँ एक सागर है, यहाँ पर एक घास का है, इसमें घास पाई जाती है, पीली पीली नामक घास पाए जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, खासकर मछलियों के डूबने के लिए, उसमें बड़ी मछली छोटी मछली खाती है तो इसमें डूब जाती है। इसके कोई तट वगैरह नहीं है। तो एकमात्र ऐसा सागर जिसके तट नहीं है वो है सार्गेसो सागर। इस सार्गेसो जो सागर है, इसकी खोज स्पेन वासियों ने की, जबकि ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, ये सार्गेसो सागर ही है, सार्गेसो सागर। सार्गेसो, सार्गेसो सार्गेसो सागर। कौन सा है बेटा? सार्गेसो सागर। ठीक है, ये आगे बात समझ में? इतना आपको आगे होगा भाई, सार्गेसो सागर। ठीक है, इसके तट नहीं है, ये बात हो गई। सबसे गहरा गर्त इसका हो गया। तीसरे नंबर का है हिंद महासागर। इसे तो हम जानते हैं भारत के नीचे पाया जा रहा है। एम या ये क्या करा करती है? एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश का नाम हमारे भारत देश यानी हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, और गोंडवाना लैंड के इसके तट है भाई। ठीक है, सबसे गहरा गर्त सुंडा है, इसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, गोंडवाना लैंड के इसके तट है। सबसे गहरा गर्त सुंडा है और आकृति वी आई एम के आकार की। सिंपल क्वेश्चन आपके आते हैं, बिल्कुल सिंपल। इसमें ये नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आए। ये देख लो, ये आपका हिंदी या हिंदिया, यहाँ हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ये हिंद महासागर भाई, ये वाला, क्योंकि यहाँ कुछ द्वीप वगैरह पाए जाते हैं तो इसके आकृति हम बोल सकते हैं, तो ऐसे करके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे और जाता है, इसलिए एम या वी की आकृति होती है। उसके बाद ये वाला महासागर, ऐसा महासागर जो के अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। सबसे ठंडा महासागर ये है, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है, सबसे छोटा है। सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा आर्कटिक, सबसे ठंडा अंटार्कटिका, सबसे गर्म प्रशांत महासागर। कटक किस में पाए जाते हैं? तो कटक अटलांटिक महासागर की विशेषता है, देखो याद रखना। कटक, कटक किस में पाए जा रहे हैं? अटलांटिक महासागर की विशेषता कटक है। प्रवाल भित्ति किसमें? प्रशांत महासागर की भाई, प्रवाल भित्तियां है, गर्त है, वो सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में पाए जा रही है। नित्तल पहाड़ी प्रशांत महासागर में। थोड़ी डीपली वाली बातें हो रही हैं। देखो, अंटार्कटिका महासागर सबसे छोटा महासागर है, सॉरी अंटार्कटिका है ना सबसे ठंडा महासागर। अंटार्कटिका सबसे ठंडा की बात करें तो ये क्वेश्चन है, चौथा सबसे नया, चौथा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे नया पूछे तो नया भी यही बना है। सबसे नया महासागर की बात करें तो सबसे नया महासागर भी यही रहने वाला है तुम्हारे। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर, तो ये दो सबसे छोटे, आर्कटिक सबसे छोटा है, अंटार्कटिका सबसे ठंडा महासागर है, सबसे नया महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, सबसे गर्म है, सबसे द्वीप पाए जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा आपका अटलांटिक अंध महासागर है, जिसके अंदर कटक सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला एस के समान इसकी आकृति है। तो ये सारी विशेषता हमने यहाँ पर चर्चा कर लिए बेटा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम क्या बात करने वाले हैं? कल हम कुछ क्रांति व्रांतियों के आपकी पद्धति वगैरह है, खनिज वगैरह है, तो इस शॉर्ट में बात करेंगे। और उसके बाद तुम्हारी हम कल कोशिश करेंगे कि महाद्वीप खत्म कर दे भाई। कल आपके महाद्वीप खत्म हो जाएंगे, और खत्म होने के बाद उसके बाद तुम्हारा वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी भाई कल। ठीक है, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करने वाले हैं। आज के लिए हम इतने रखते हैं। तुम्हारे यार दोस्त जो कोई भी हो, उनको बता दो, बोल दो कि भैया जीके की क्लास कंटिन्यू चल रही है, बहुत अच्छी से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और उनको रिकमेंड करो कि भाई जीके जो अपना यूट्यूब चैनल है जीके बाय राजेंद्र सर के नाम से है,
ठीक है, तो रिकमेंड करो भाई। ठीक है, जितने भी यार दोस्त है आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक वगैरह करना है, वो तो आप करोगे भाई। ठीक है, पिछले वीडियो उसमें आपका थोड़ा प्यार कम मिला है, तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करो, यार दोस्त जितने भी हैं आपके भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल हम चर्चा करेंगे।